राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है नीरू और मैं हरियाणा में ग्रुप डी की एम्प्लॉय हूँ। साथ साथ मैं हरियाणा में अपकमिंग सीटी की तैयारी कर रही हूँ और अपनी यही जर्नी मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज है तारीख 10 ऑफ मार्च 2024 और आज मुझे ज्वाइन करे हुए पूरा 1 साल हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि ग्रुप डी की जॉब में मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जॉब मिलने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज आए हैं और ग्रुप डी में जॉब प्रोफाइल क्या है, लड़कियों को ये ग्रुप डी की जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेडली पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि आप ग्रुप डी में सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, ग्रुप डी की जॉब मिलने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज आया है। ग्रुप डी की जॉब वो जॉब है जिसे समाज में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी बाकी जॉब को मिलती है, लेकिन बेरोजगारी से तो कहीं ज़्यादा अच्छी है ग्रुप डी की जॉब। और ये हरियाणा में एकमात्र ऐसी जॉब थी जिसका एग्ज़ाम देने छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी एग्ज़ाम देने गए थे। और लगभग हर एक का ये कहना था कि पेपर बहुत इजी था, इस बारी उनका हो ही जाएगा। लेकिन रिजल्ट जब आया तो कट ऑफ ने सबके होश उड़ा दिए थे। तो इसमें मेरा भी सिलेक्शन हो गया। हाँ, उंगली उठाने वाले मुझे बहुत मिले कि क्या जिस हिसाब से पढ़ाई करी थी उस हिसाब से जॉब नहीं मिली है। और ये मैं मानती हूँ कि जिस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन थी, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से मुझे ग्रुप डी की जॉब नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मैंने बेरोज़गारी का टाइम देखा है और वो जो गिल्ट वाली ज़िंदगी मैंने जी है कि इतना कुछ पढ़ लिख कर भी लाइफ में कुछ अचीव ना कर पाना, लोगों के ताने सुनना कि पूरे दिन पढ़ते रहते हो अभी तक लाइफ में कामयाब नहीं हुए, उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर है एक जॉब सिक्योरिटी है मेरे पास। मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का भी भविष्य अब सिक्योर है। और सबसे बड़ा चेंज मैं कहूँगी जो मुझे ग्रुप डी की जॉब मिलने के बाद फील हुआ है वो ये है कि मेरी पढ़ाई को अब वैल्यू दी जाने लगी है। जो लोग मुझसे ये कहते थे कि इतना पढ़ती रहती हो, घर के काम से बचने के लिए पढ़ती हो, अगर इतनी ही इंटेलिजेंट होती तो अब तक कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती, वही लोग अब मुझे ये कहते हैं कि जब तुमने पढ़कर एक पड़ाव पार कर लिया है तो अब आगे पढ़कर एक बेटर जॉब तुम्हें सिक्योर करनी चाहिए। तो ये जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज मुझे लगता है मेरी लाइफ में आया है वो यही है कि मेरी कही हुई बातों को और मेरी पढ़ाई को अब इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है। मैंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है, भले ये पहचान छोटी सी हो, आपके लिए छोटी सी होगी, लेकिन मुझे पता है कि एक जॉब सिक्योर करने के लिए एक हाउसवाइफ को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। एस्पिरेंट जो लाइफ होती है वो लाइफ का सबसे टफ फेज होता है, क्योंकि एस्पिरेंट को खुद नहीं पता होता कि जिस डायरेक्शन में वो मेहनत कर रहा है वो सही भी है या नहीं है। आजकल ऑनलाइन स्टडी का कुछ ऐसा ट्रेंड आया है जिसके चलते जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बुक से उस वो नहीं पढ़ पाते, और भटकाव इतना ज़्यादा है क्योंकि हर एक कंटेंट क्रिएटर, हर एक एजुकेटर खुद को बेस्ट साबित करने में लगा हुआ है। किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप बच्चों को पढ़ा क्या रहे हो, वो उसके इम्पोर्टेंस कितना है एग्ज़ाम में। सबको बस अपने कोर्स बेचने होते हैं या फिर अपनी पब्लिसिटी करनी होती है। ऐसे माहौल में खुद के लिए एक बेटर सोर्स चूज़ करना और उसी पर टिके रहना लास्ट मोमेंट तक, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हरियाणा के स्टूडेंट्स में तो बहुत ज़्यादा भटकाव की स्थिति है। मतलब अपने ऊपर कोई ट्रस्ट रखता ही नहीं है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट है। सबको दूसरों के या तो कंटेंट देखने हैं या दूसरों के नोट्स ऑर्डर करने हैं या फिर रोज़ नए नए यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ाई करनी है। तो ऐसे में जो कुछ उन्हें पढ़ना चाहिए ना, वो सब छोड़कर बाकी दुनिया जहान का सब कुछ पढ़ लेते हैं। हरियाणा के एग्ज़ाम में ये कहूँगी कि एसएससी के कंपैरिजन में काफ़ी लो लेवल इनका होता है, लेकिन हरियाणा के जो बच्चे हैं वो एसएससी के बच्चों की जितना सीरियस नहीं हो पाते, जिस वजह से मोस्ट ऑफ द बच्चों का एचएसएससी का एग्ज़ाम कोई भी क्लियर नहीं होता। तो अगर आप भी एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपने होम टाउन में जॉब पाना चाहते हैं तो प्लीज़ एक सोर्स को चूज़ करिए और मल्टीपल टाइम बस उसी एक चीज़ को रिवाइज करिए। 10 बुक्स इकट्ठे करने से बेटर है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए और टॉपिक्स अपने क्लियर करते चलो। भले ही 100% सिलेबस ना हो पाए, आपका 80% सिलेबस कवर हो, लेकिन वो 80% आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि भले ही चाहे उससे कितना ही आसान या मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन मैं गलत करके नहीं आऊँगा, वो क्वेश्चन मेरा 100% सही होगा ही होगा।
अब बात करते हैं ग्रुप डी में मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, जो कि सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों के मन में। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट्स मैं कहूँगी जो ग्रुप डी की पेपर सिर्फ इसीलिए नहीं देते क्योंकि इसका वर्क प्रोफाइल के बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो जब हम एसएससी का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करी जाती है एमटीएस, और हरियाणा में अपने सीधे बोल देते हैं ग्रुप डी, यानी हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। जो कुछ हमें सीनियर बोल देते हैं वो हमें करना होता है, उसे हम मना नहीं कर पाते। और अगर सीधे शब्दों में आपसे कहूँ कि ग्रुप डी की जॉब करने के लिए आपको अपनी ईगो साइड में रखनी पड़ेगी। आपको वहाँ पर एक ग्रुप डी का एम्प्लॉय बन के जाना है, ना कि आपको अपनी वहाँ पर डिग्रियाँ दिखानी है। जो मैं जॉब कर रही हूँ, इस जॉब के लिए एक 10वीं पास से लेकर एक पीएचडी कैंडिडेट तक ने अप्लाई करा था। तो आप सोच सकते हैं कि हरियाणा में बेरोज़गारी का क्या हाल है। मुझे क्या काम करना पड़ता है, तो मुझे मेरा फाइल्स रिगार्डिंग काम है, मुझे फाइल्स मैनेज करके रखनी पड़ती हैं। साथ साथ मैं जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें भी मैं ही अरेंज करके रखती हूँ। तो मेरा ऑफिस रिलेटेड ही काम है। और जो बाकी जो मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन करा है उनमें किसी को डिस्पैच का काम दे रखा है, किसी को डायरी का काम दे रखा है, मतलब सबको अलग अलग काम दिए हुए हैं। लेकिन आपका जो सीनियर आपको बोल देता है आप उसे मना नहीं कर पाते। आपका काम फिक्स नहीं है, आपको ऑफिस में कुछ भी काम करवाया जा सकता है। तो आप ऑफिस में जब जाएं तो अपना ईगो और जो आपके पास डिग्रियां हैं उन्हें साइड रख के जाइए, क्योंकि कोई आपको डिग्रियां नहीं पूछेगा। सब आपकी जॉब प्रोफाइल देखेंगे कि ये एक मल्टीटास्किंग स्टाफ है और ऑफिस में सब आपके सीनियर होते हैं। तो ये भी एक ग्रुप डी का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि सारे जो सीनियर्स होते हैं आपको उन सभी के डिसीजंस, उन सभी के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। तो ये है ग्रुप डी की वर्क प्रोफाइल। फीमेल्स को मैं मोस्टली कहूँगी ऑफिस वर्क ही मिलता है, लेकिन जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं उनको फील्ड वर्क भी दिया जा सकता है। ये पोस्ट टू पोस्ट और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। हाँ, ये भी ग्रुप डी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको इनफ टाइम मिल जाता है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑफिस में आपको माहौल खुद क्रिएट करना होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी पढ़ाई को कब कितना क्या टाइम इन्वेस्ट करना है। और अभी इस टाइम पर मेरी मोस्ट ऑफ द पढ़ाई ऑफिस में ही हो पा रही है क्योंकि मेरा स्टाफ सच में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और इस जर्नी में जो सबसे बड़ा मेरा साथ दिया है वो भगवान ने दिया है। दादा ज्योतिराम की दया दृष्टि की वजह से ही मुझे जॉब मिली है, इतना कोऑपरेटिव स्टाफ मिला है और आगे भी मैं जर्नी कंटिन्यू कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद से कर रही हूँ। अब जो मोस्ट ऑफ द डाउट्स आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कि ग्रुप डी की सैलरी कितनी है, तो वैसे तो सरकारी कर्मचारी से कभी भी उसकी सैलरी नहीं पूछते हैं, लेकिन आप लोग एक फैमिली की तरह मेरे को ट्रीट करते हो और काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हो जो शायद हम हर किसी से नहीं पूछ पाते। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो अराउंड 30K है, यानी 30,000 के आसपास आपको मिल जाते हैं। और ये अभी हमें स्टार्टिंग से इतने ही मिल रहे हैं। लेकिन जो हमारी भर्ती है वो काफ़ी, मैं कहूँगी, अलग है दुनिया से, क्योंकि जॉइनिंग के बाद लगभग 6 महीने तक जब इलेक्शन टाइम था तो हमारी ना तो ड्यूटी फिक्स थी, ना ही हमें डिपार्टमेंट अलॉट हुए थे। और जब जॉइनिंग के 10 महीने बाद हमें डिपार्टमेंट अलॉट हुए हैं तो उसके बाद भी हमें रेगुलर सैलरी नहीं दी जा रही है। ये जो इस बार की ग्रुप डी की भर्ती है इसकी सैलरी से रिलेटेड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साथ साथ हमें डिपार्टमेंट भी काफ़ी लेट अलॉट हुए हैं, तो अभी तक जो जनरल फैसिलिटीज़ ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ को मिलती है वो हमें नहीं मिल पा रही है। तो अभी देखते हैं कि फ़िलहाल गवर्नमेंट कितना क्या टाइम लेती है ये सब सुविधाएं हमें प्रोवाइड करने में और एक प्रॉपर तरीके से हमारी ज्वाइनिंग होने में। फ़िलहाल तो मैं खुश इस बात से हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग को पूरा 1 साल हो चुका है और फर्दर भी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एक बेटर वर्क प्लेस मिला है। तो बेझिझक होकर आप ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं और ग्रुप डी की पोस्ट आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी से कहीं बेटर है एक ग्रुप डी की जॉब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा की।